हेलो दोस्तों आज हम करेंगे पॉलिटी की क्लास फिफ्थ। 4 क्लास हम पहले कर चुके हैं जिसमें हम चल रहे थे संविधान की प्रस्तावना को हम कर रहे थे। संविधान की प्रस्तावना को जो है एक पार्ट हमने कर लिया था जिसमें हमने कुछ संविधान की प्रस्तावना के मुख्य शब्द देखे थे जिसमें थे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ये जो हमने पहले की जो क्लास थी उसमें कर लिए थे। आज हम आगे करेंगे गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इन सभी शब्दों को जो है देखेंगे ब्रीफ में कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। और साथ में देखेंगे जो प्रस्तावना से संबंधित अन्य तथ्य है वो देखेंगे। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा गणराज्य। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। गणराज्य या रिपब्लिक किसे कहते हैं? एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। उसको हम दो भागों में जो है वो दो वर्गों में या दो भागों में जो बांटा जा सकता है, ठीक है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है राजशाही और एक होता है गणतंत्र, ठीक है। राजशाही का मतलब है कि जिसमें राजा को जो है देश का प्रमुख माना जाता है, वो होती है राजशाही, ठीक है। और गणतंत्र में जो देश का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। और जैसे राजशाही अगर देखें तो ब्रिटिश है, जैसे कि ब्रिटिश में क्या है, वहाँ प्रमुख जो है देश की वो वहाँ की महारानी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक राजशाही व्यवस्था है। राजशाही व्यवस्था में क्या होता है कि जो राजा के वंशज होते हैं वही क्या है वो राजा जो है वही बन सकते हैं, ठीक है। बट गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। गणतंत्र में क्या होता है कि इलेक्शन के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा जो है 5 वर्षों के लिए देश का जो है राष्ट्रपति चुना जाता है और उस पद पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है निर्वाचित हो सकता है। कोई भी जो भारतीय नागरिक है वो निर्वाचित हो सकता है। तो इन्हीं जो दो व्यवस्था है इन्हीं को जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो गणतंत्र में बांटा जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं जैसे कि इसमें दे रखा है कि राजशाही व्यवस्था। राजशाही व्यवस्था में राज्यों का प्रमुख जो आमतौर पर राजा या फिर रानी होती है, ठीक है। तो राजा या रानी जैसे कि ब्रिटिश में है, ठीक है। ब्रिटिश में पहले जो राजशाही व्यवस्था थी उसमें जो है राजा जो है मुख्य होता था, ठीक है। बट उसके बाद में जो है राजा की वंश जो आगे नहीं बढ़ी थी तो रानी को जो है वहाँ का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो राजशाही में राजा या रानी को जो है राज्य कह लो या फिर देश कह लो, ठीक है। तो राज्य का प्रमुख जो है माना जाता है, ठीक है। तो आगे क्या है, उत्तराधिकारी के माध्यम उत्तरा उत्तराधिकारी के माध्यम से जो है पद पर आसीन होते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन है, ठीक है। ब्रिटेन में राजा या रानी जो है ये राज्य का प्रमुख होता है या फिर कह लो देश का प्रमुख होता है। इससे आगे वहीं अब देखो गणतंत्र के बारे में दे रखे, वहीं क्या है गणतंत्र में जो है राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या तो प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव होता है, ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यानी कि जो गणतंत्र है उसमें जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है। तो इन दोनों जो है रूपों में चुनाव हो सकते हैं गणतंत्र में। इन्हीं में से क्या है इन्हीं दोनों में से जो है चुनाव जो प्रक्रिया हो सकती है। और आगे क्या है, एक निश्चित समय के लिए जो है वो गणतंत्र में जो है राष्ट्रपति जो है चुना जाता है, ठीक है। जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, या फिर भारत है, ठीक है। अमेरिका या भारत दोनों में जो है गणतंत्र प्रणाली है। नेक्स्ट जो है, इसलिए जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति होगा, ठीक है। देखो भारत में जो प्रणाली है उसमें गणतंत्र का प्रयोग किया गया है, ना कि राजशाही का। और गणतंत्र का प्रयोग का मतलब क्या है कि जो भारत का प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा और उसका जो है चुनाव होगा, ठीक है। हर जैसे कि हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो चुनाव के जरिए जो है सत्ता में आएगा, ठीक है। और उसका चुनाव जो है 5 वर्षों के लिए होगा। जैसे कि देखो कुछ में प्रत्यक्ष रूप से होता है, कुछ में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो अमेरिका है वहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है।
बट भारत में जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि जो कैंडिडेट है उसको चुनने के लिए जनता वोट करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वोट किया जाता है। तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव है भारत में, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। इनमें जो है जनता सीधे तौर पर इन चुनावों में जो है भाग नहीं लेती। गणतंत्र के अर्थ में जो है देखो, गणतंत्र के अर्थ में दो बातों को शामिल किया गया है, ठीक है। वो दो बातें कौन कौन सी है? पहली तो यह है कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो किसी, देखो जो राजशाही है ना उसमें जो राजनीतिक संप्रभुता है वो एक वंश के पास ही होती है। मतलब जैसे एक राजा है उसके वंश को आगे जैसे चलेंगे तो उनके बच्चे ही जो है राजा बनेंगे, तो एक वंश यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में होती है। लेकिन जो गणतंत्र है वो चुनाव के द्वारा होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव में भाग ले सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है और जो है राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो यही कहा गया है आगे कि जो राजनीतिक संप्रभुता है वो किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा हो गया या रानी होगी उसके बजाय जनता के हाथों में होती है, यानी कि लोगों के हाथों में होती है, ठीक है। लोगों के हाथों में होगी। ये किस व्यवस्था में होगी? ये गणतंत्र व्यवस्था में, ठीक है। गणतंत्र व्यवस्था में दो प्रकार, देखो हम जो पढ़ा है हमने, गणतंत्र व्यवस्था में दो प्रकार से जो है चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो गणतंत्र है उसमें जो है दो प्रकार की जो है प्रक्रियाएं होती है, एक तो होती है राजशाही, एक होती है गणतंत्र, ठीक है। राजशाही में राजा या रानी को जो है प्रमुख बनाया जाता है, गणतंत्र में जो है कोई भी चुनाव के द्वारा जो है राष्ट्रपति के जो है पद पर जो है काबिज हो सकता है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। जो प्रत्यक्ष रूप से होता है वो जैसे कि यूएसए है, और जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है वो जैसे कि भारत है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति चुना जाता है। नेक्स्ट जो है दूसरे किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय और बगैर की, देखो जो गणतंत्र है उसमें जो है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में जो है चुनाव लड़ सकता है और चुनाव के जरिए जो है राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसमें जो है कोई भी किसी भी एक व्यक्ति को जो है विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते, क्योंकि सभी के पास जो है एलिजिबिलिटी होती है कि वह राष्ट्रपति बन सकता है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो राजशाही जो तंत्र प्रणाली है उसमें इस प्रकार का कोई भी जो है प्रावधान नहीं होता। वहाँ पे जो राजा के वंशज है वही जो है आगे राजशाही को संभालते हैं, और वही जो है उनमें से ही किसी एक को जो राष्ट्र कह लो या फिर राज्य कह लो उसका जो है प्रमुख जो है बनाया जाता है। तो इसीलिए जो है जो गणतंत्र है उसके अंदर जो है भेदभाव थोड़ा कम होगा, ठीक है। कम क्यों होगा? क्योंकि विशेषाधिकार किसी एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और इसलिए जो सार्वजनिक कार्यालय है वो किसी भी बगैर जो है भेदभाव के जो है चलेंगे, बगैर भेदभाव के चलेंगे और प्रत्येक नागरिकों के लिए वह खुला होगा, ठीक। नेक्स्ट जो है आगे तो गणतंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। गणतंत्र में हमने देखा कि दो प्रकार से जो है तंत्र होता है, एक तो होती है राजशाही, एक होता है गणतंत्र। गणतंत्र में भी जो है दो रूप से जो है चुनाव होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष रूप से और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। हमने जो है ये गणतंत्र देख लिया। आगे देखेंगे हम न्याय, ठीक है। न्याय को भी जो है प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। न्याय का अर्थ क्या है कि जो प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है वो, देखो प्रस्तावना में हमने देखा था कि न्याय तीन प्रकार का था। कौन कौन सा था? कि सामाजिक था, आर्थिक था और राजनीतिक था। ये तीन प्रकार के न्याय जो है प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं। और जो न्याय है वो एक लक्ष्य है या फिर उद्देश्य कह लो, वो प्रस्तावना का एक लक्ष्य या उद्देश्य है, ठीक है। उसमें जो है तीन प्रकार के जो न्याय है उसको सम्मिलित किया गया है। ये हमने याद रखने हैं, जो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है, ठीक है। ये तीनों प्रकार के न्याय जो है भिन्न भिन्न रूप से प्रस्तावना में सम्मिलित है और इनको जो है शामिल किया गया है। इनकी सुरक्षा जो है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देश सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों, देखो जो न्याय है जैसे कि सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, इनको जो है मौलिक अधिकारों में भी जो है सम्मिलित किया गया है और नीति निर्देश, राज्य के नीति निर्देश तत्व है उनमें भी जो है शामिल किया गया है।
ये इनमें क्यों शामिल किए गए हैं, ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके, ठीक है। ताकि कोई किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के जो है ये अधिकार छीने ना जा सके, ठीक है, जिससे व्यक्ति को न्याय मिलता है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय जो है मौलिक अधिकारों में भी सम्मिलित किए गए हैं, और राज्य के नीति निर्देश तत्वों में भी जो है ये अधिकार सम्मिलित किए गए। जो राज्य के नीति निर्देश तत्वों का आर्टिकल 38 है, उसमें जो है ये तीनों जो अधिकार है, उन तीनों अधिकारों को जो है सम्मिलित किया गया, चाहे वो सामाजिक अधिकार हो, या फिर राजनीतिक अधिकार हो, या फिर राजनीतिक आर्थिक अधिकार हो, ठीक है। इन तीनों अधिकारों को डीपीएसपी में जो है आर्टिकल 38 में जो है सम्मिलित किया गया है। और सेम इसी प्रकार से मौलिक अधिकारों में भी जो है इन तीनों न्याय को जो है सम्मिलित किया गया है। आगे जो है जैसे सामाजिक न्याय क्या होता है, ठीक है, इसको ब्रीफ करेंगे। सामाजिक न्याय हर व्यक्ति के साथ जो है, देखो जो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 में, उसमें भी जो है कहा गया है कि जो किसी भी व्यक्ति के साथ जो है जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ जो है समान व्यवहार किया जाएगा, या सभी को समान मौका दिया जाएगा, चाहे वो नौकरियों में हो, ठीक है, या कोई भी परियोजनाओं में हो, तो सभी में जो है समान व्यवहार किया जाएगा, समान अधिकार जो है प्राप्त होगा। तो ये है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है कि किसी व्यक्ति की जाति को नहीं देखा जाएगा, ठीक है, उसका रंग को नहीं देखा जाएगा, वो गोरा है या काला है, या उसका जो है धर्म नहीं देखा जाएगा कि वह मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है यह लिंग हो गया, ठीक है, वह व्यक्ति है, ठीक है, तो वह महिला है, या ठीक है, या फिर आदमी है, ठीक है, वो किसी भी आधार पर जो है भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ जो है समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि समाज में किसी भी विशेष वर्ग के लिए जो है विशेष विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है, किसी भी समाज के लिए, जैसे कोई जाति के लिए, ठीक है, या किसी धर्म के लिए, तो ऐसी कोई भी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकार जो है नहीं है, ठीक है, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ जो दी गई है संविधान में, जैसे कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनके लिए जो है राज्य उनकी भलाई के लिए कुछ कानून बना सकता है, ठीक है। जैसे कि महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए जो है विशेष रूप से जो है राज्य को छूट दी गई है कि वह महिलाओं के उद्धार के लिए जो है कानून बना सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए भी जो है राज्य को छूट दी गई है कि कुछ विशेषाधिकार है, ठीक है, कि वो कुछ विशेष अधिकारों को जो है लागू कर सकता है। ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि संविधान का जो मानना है कि जो है जो महिलाएं हैं वो हमारा अस्तित्व है, और बच्चे जो है हमारा भविष्य है। तो इसी के साथ जो है अनुसूचित जाति और जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं व बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष अधिकार जो है राज्य को दिए गए हैं कि वे विशेषाधिकारों का प्रावधान कर सकता है। जैसे कि नौकरियों में जो नौकरियों में जो है किसी नौकरी में कुछ कोटा कर सकता है, जैसे SC ST का कर रखा है, ठीक है, या OBC का कर रखा है, ठीक है, तो वो कर सकता है। किसी धर्म के आधार पर जो है किसी धार्मिक संगठन में जो नौकरी लगता है, तो उसमें जो है उसी धर्म के आधार पर जो है ये नौकरी जो है लगाया जा सकता है, ठीक है। आगे है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय जो है आर्थिक कारणों के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं। देखो आर्थिक का मतलब क्या हो गया कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो अमीरी या गरीबी पे जो है जो संविधान है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है। तो संविधान में कहा गया कि आर्थिक कारणों के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें कोई आय है या वह संपत्ति की असमानता को जो है दूर करना शामिल है, ठीक है। तो एक लक्ष्य भी है जो है संविधान का कि जो आय संपत्ति की असमानता वितरण है जो देश में, उसको जो है दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और सामाजिक और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप जो है अनुपातिक न्याय, ठीक है। एक अनुपातिक न्याय होता है, ठीक है। अनुपातिक न्याय क्या होता है, जिसमें सामाजिक न्याय भी होगा और आर्थिक न्याय भी होगा, उनका जो है मिला जुला रूप जो होगा वो अनुपातिक न्याय होगा। आगे है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को जो है समान राजनीतिक अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को, जैसे कि जो 18 वर्ष पूरी कर चुका है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, उसका जन्म कहीं हुआ हो,
उसको जैसे कि वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, वो सभी को समान रूप से मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह निम्न जाति का है तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तो राजनीतिक अधिकार पर जो सभी को सेम अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, या राष्ट्रपति का जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको सभी व्यक्तियों को जो है चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो या मजबूत हो, ठीक है, या राजनीतिक रूप से जो है कमजोर हो या कमजोर हो या मजबूत हो, तो सभी को जो है समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी को खड़े होने का, ठीक है, इलेक्शन में जो है, और समान रूप से वोट देने का, ठीक है, ये सभी अधिकार जो है सभी को प्राप्त होते हैं। चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में जो है जाने का अधिकार हो, ठीक है, अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार, ये सभी अधिकार जो है, जो राजनीतिक अधिकार है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त होंगे, चाहे वो निम्न जाति का हो या फिर उच्च जाति का हो, किसी धर्म विशेष का हो, किसी क्षेत्र विशेष का हो, तो सभी को समान रूप से जो है ये अधिकार प्राप्त होते हैं। और जो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, इन न्याय को जो है 1917 की जो रूसी क्रांति है, ये जो है क्वेश्चनों में आता है कि जो 1917 की जो रूसी क्रांति है, उससे जो है इन न्याय को जो है सम्मिलित किया गया है, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्याय को जो रूस की क्रांति थी जो 1917 में हुई थी, उसकी क्रांति से जो है लिया गया है, ठीक है, सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति पे जो है सरकार की जो सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति या लोगों की जो गतिविधियां है उन पे नज़र नहीं है, ठीक है, सभी को जो अपना जीवन है जीने का अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि लोगों की जो गतिविधि है उस पर किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति या फिर साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर की प्रदान है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की जो गतिविधियां हैं उस पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, ठीक है, सरकार के द्वारा, और जो व्यक्तियों का विकास है उसके अवसर प्रदान करना, ठीक है, ये है स्वतंत्रता। आगे क्या कहती है प्रस्तावना? प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, ठीक है। और मौलिक अधिकार है तो यानी कि कोई इन्हें छीन नहीं सकता, ठीक है, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, ठीक है, बोलने का अधिकार हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो, ठीक है, किसी धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, उपासना करने की स्वतंत्रता है, विश्वास करने की स्वतंत्रता, ये ऐसी जो स्वतंत्रताएं हैं ये प्रस्तावना के द्वारा और मौलिक अधिकार के द्वारा जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रता को जो सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। और इसका यदि कोई हनन करता है, ठीक है, तो उसके हनन अगर किया किया जाता है तो उसको जो है हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई जैसे कि आगे पढ़ेंगे हम, जो आर्टिकल 12 है उसके अंदर जो राज्य की परिभाषा दी गई कि जो राज्य शब्द में जो है शामिल होंगे, तो उन सभी यदि को उनमें से कोई भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जो है हनन करता है, तो व्यक्ति जो है सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और याचिका दायर कर सकता है कि मेरे मौलिक अधिकार जो है छीने गए हैं, ठीक है। तो कानूनी रूप से जो है सहायता प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि मौलिक अधिकार है, ठीक है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, इन सभी के जो है मौलिक अधिकारों को यदि कुछ निलंबित करता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति जो है कानून की सहायता ले सकता है। नेक्स्ट है, जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है, ठीक है। तो प्रस्तावना में सीधा सीधा कहा गया है कि जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो गणतंत्र जो व्यवस्था है उसमें जो है लोगों की जो स्वतंत्रता है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो स्वतंत्रता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि लोगों की स्वतंत्रता नहीं होगी तो सभी को जो है समान रूप से जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं होंगे। तो भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को जो है सफलतापूर्वक चलाने के लिए सभी की स्वतंत्रता परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। हालांकि स्वतंत्रता देखो, हाँ, आगे जो स्वतंत्रता है उस पर जो है प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन ले और अपनी स्वतंत्रता को जो है इंजॉय करें, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का जो है लाइसेंस मिल जाए या कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। स्वतंत्रता के अधिकारों का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर जो है रहकर किया जाना चाहिए, ठीक है।
तो स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को भी जो है हरास कर दें, ठीक है, या किसी के भी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दें ताकि हम स्वतंत्र है, ठीक है। तो ऐसा स्वतंत्रता का अधिकार जो है किसी को प्राप्त नहीं है, ठीक है। इस पर जो है सरकार युक्तायुक्त जो है प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल भी जो है संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे है, संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदान स्वतंत्रता मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं, ठीक है। शर्त रहित का मतलब है कि सरकार इस पर जो है अनुचित रूप से जो है प्रतिबंध लगा सकती है, युक्तायुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के रूप में जो है सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, तो सरकार उस पर जो है युक्तायुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। और जो स्वतंत्रता है, ठीक है, और स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये तीनों जो वर्ड हो गए, ठीक है, इसको जो फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ठीक है। ये जो न्याय है और जो स्वतंत्रता है, बंधुता है, एकता है, इन पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, या फिर कोई हरियाणा या राजस्थान का पीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, या कोई भी अन्य जो बोर्ड है उसका एग्जाम हो, तो इनमें से जो है क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक तो न्याय है, जो तीन प्रकार के न्याय, वो कहाँ से लिए गए हैं, और एक जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता है, वो किस क्रांति से लिए गए हैं, ठीक है। इनके बारे में जो है क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता है, ठीक है, उसको जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच में हुई थी, ठीक है। उस क्रांति से जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जो है इसके आदर्शों को लिया गया है। और यहाँ हमारा समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं जो है समता, समता या फिर समानता। देखो, समता का सीधा सीधा अर्थ है कि सभी को समान अधिकारों का प्राप्त होना, ठीक है। तो समता का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग में जो है किसी भी विशेष वर्ग में जो है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होना, ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को जो समान अवसर का प्रदान करने का उपबंध किया गया है, ठीक है। समता के अंदर, समानता के अंदर जो है प्रस्तावना में सभी व्यक्तियों को जो है किसी भी व्यक्ति को जो है भेदभाव के बिना समान रूप से जो अवसर प्रदान करने का उपबंध है, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। आगे जो है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना हर नागरिक को जो है स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। देखो, आर्टिकल जो 15 है उसमें सीधा सीधा मौलिक अधिकार में जो है आर्टिकल 15 है उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग, जाति, ठीक है, या फिर किसी भी जन्म स्थान, ठीक है, आदि के आधार पर जो है किसी जो सभी को जो है समान अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। चाहे वो नौकरी जो रिक्रूटमेंट है उस पर जो है सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं होगी। ये नहीं है कि किसी लिंग का है, ठीक है, या किसी धर्म का है, जाति का है, जन्म स्थान का है, तो उसको जो है विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो विशेषाधिकारों के जो है अनुपस्थिति है, ठीक है, आर्टिकल 15 में कहा गया है। बट हाँ, कुछ ऐसे विषय है जिन पर जो है राज्यों को छूट दी गई है, जैसे महिलाओं के विषय है, ठीक है। महिलाओं के लिए जो है राज्य कुछ विशेषाधिकार बना सकता है। बच्चे है जैसे कि, ठीक है, और SC ST है, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जाति या जनजाति है, तो इनके लिए जो है राज्य को छूट दी गई है कि जो है राज्य कानून बना सकता है, विशेष अधिकार जो है इनको दे सकता है। आगे जो है, इस उपबंध में समता के जो है 3 आयाम शामिल किए गए हैं, ठीक है। देखो, समता के भी 3 आयाम है, कौन कौन से? एक तो नागरिक समता, ठीक है, सभी नागरिकों को जो है समान अधिकार प्राप्त हो। एक राजनीतिक है, ठीक है, सभी को जो है राजनीतिक अधिकार है वो सभी को समान रूप से प्राप्त हो, चाहे वो वोट डालने का अधिकार हो या किसी इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार है, ठीक है। और एक है आर्थिक, ठीक है, आर्थिक जो समानता है वो भी जो है राज्य करने का प्रयास करेगा, कि जैसे कि गरीबी उन्मूलन जो नारा है, ठीक है, गरीबी उन्मूलन, वो भी जो है आर्थिक समानता में जो है सम्मिलित है। मौलिक अधिकार पर निम्न प्रावधान जो है नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। कौन कौन से अधिकार जो है नागरिक समता को जो है करते हैं, वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अनुसार विधि के समक्ष जो है समता। देखो, आर्टिकल 14 में 2 प्रकार के जो है उपबंध है, एक तो है विधि के समक्ष समानता और एक है विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। तो इनमें जो है जो नागरिक समता है उसको जो है पूर्ण करने के लिए
आर्टिकल 14 जो है मौलिक अधिकारों में जो है लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 15 में धर्म, लिंग, जाति या जन्म स्थान आदि मूल वंश के आधार पर जो है समता का अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जो है लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है विभेद नहीं किया जाएगा। आगे जो आर्टिकल 17 जो है लोक नियोजन के अवसर में जो है समता का जो है सभी को प्राप्त होंगे, ठीक है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन या फिर कह लो जो सरकारी नौकरी है उसमें जो है अफसर की, जो सभी व्यक्तियों को जो है अफसर की समता प्रदान होगी, ठीक है। आगे जो है अस्पृश्यता कानून, एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, ठीक है। यानी कि जो छुआछूत है उसको जो है आर्टिकल 17 समाप्त करता है, ठीक है। ये नहीं है कि उच्च है, निम्न जाति का है तो उसको छू नहीं सकते, ठीक है। तो इससे जो है जो समानता है वो खत्म होती है, ठीक है। और इसको समाप्त करने के लिए जो है आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत जो है लिया गया है। आगे है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में कि उपाधियों का अंत। जो पहले ब्रिटिश थे वो किसी व्यक्ति को जो है विशेष बनाने के लिए उपाधियां प्रदान की जाती थी, ठीक है। जैसे राय बहादुर की है, ठीक है, या फिर हिंद केसरी है, ठीक है, तो महात्मा है जैसे कि, ठीक है। इन प्रकार की जो उपाधियां हैं उनका जो है अंत कर दिया गया ताकि किसी भी व्यक्ति को ऐसा महसूस ना हो कि किसी व्यक्ति को उपाधि प्राप्त है तो वह विशेष है। तो उस विशेषता को जो समाप्त करने के लिए उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 18 में जो है 4 प्रकार के जो है सब आर्टिकल है। आर्टिकल 18(1) उसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति है उसको जो है राज्य जो अवार्ड है, जैसे कि शिक्षा में पीएचडी है, ठीक है, उसमें डॉक्टर की उपाधि है, या कोई सैनिक सम्मान है जैसे कि सेना मेडल है, ठीक है, या अशोक है चक्र है, ठीक है, महावीर चक्र है। तो इस प्रकार के जो सैनिक सम्मान और जो शिक्षा की उपाधि है उसको जो है राज्य किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 2 में जो है आगे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी किसी मतलब सरकारी नौकरी में जो है काम कर रहा है तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के जो है किसी अन्य देश से उपाधि या फिर उपहार जो है नहीं ले सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है 4 सब आर्टिकल जो है आर्टिकल 18 में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। इनको जो है ब्रीफ रूप से हम आगे करेंगे जब हम मौलिक अधिकारों को करेंगे, ठीक है। इस पर अब जो है थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान में ऐसे 2 उपबंध और है जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 325 में कहा गया कि सभी व्यक्तियों को जो है समान अधिकार है किस चीज़ का, वोट डालने का, ठीक है। यदि वह व्यक्ति जो है 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो उसको जो है धर्म, लिंग, जाति या इन आधारों पर जो है मतदान सूची में शामिल करने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि वोट डालने का अधिकार उनको मिलेगा, ठीक है। इसकी जो क्षमता है वो आर्टिकल 325 में है, ठीक है। आर्टिकल 326 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है जो वयस्क है वो जो है लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो इन जो चुनाव है जिनमें सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होती है उनमें जो है मतदान कर सकता है, ठीक है। और आगे है आर्टिकल 39। देखो आर्टिकल 39 में कहा गया है कि जो महिला और पुरुष है, ठीक है, ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, आर्टिकल 39 है। इसमें कहा गया कि महिला और पुरुष है उनको जो है जीवन जो यापन है उनके लिए जो है पर्याप्त साधन प्राप्त करने के लिए राज्य सुनिश्चित करेगा। और जो निर्वाह मजदूरी है वो समान कार्य के लिए जो है समान वेतन का जो अधिकार है वो सुरक्षित करेगा राज्य, ठीक है। तो ये भी जो है राजनीतिक समता में जो है सम्मिलित है। तो इसी के साथ जो हमारा समता या समानता जो है कंप्लीट होता है। आगे है बंधुता। बंधुता बंधुता का अर्थ है कि भाईचारा, ठीक है, भाईचारा की भावना। बंधुता का अर्थ है भाईचारा की भावना, ठीक है। संविधान एकल नागरिकता, ठीक है, जो संविधान में भाईचारा को बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का अर्थ है कि भारत की नागरिकता होगी, ना कि हर एक स्टेट की नागरिकता, ठीक है। जैसे कि यूएसए में है, ठीक है। अमेरिका में क्या है कि हर एक राज्य, अमेरिका में जो 2 प्रकार की नागरिकता है, ठीक है, एक तो देश की नागरिकता, एक राज्यों की नागरिकता, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए जो है एकल नागरिकता का जो है प्रावधान किया गया है।
और इसके ठीक है, भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आगे है जो आर्टिकल 51 का है, जो मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी जो है लोगों का जो मौलिक कर्तव्य है कि वह भाईचारा को, हारमोनी, ठीक है, हारमोनी को जो है बढ़ावा दे, या फिर कह लें हम भाईचारा को जो है बढ़ावा दे, चाहे वो धार्मिक हो, भाषाई हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जो है, क्योंकि भारत में इतनी विविधता है, ठीक है, और उनमें जो है भाईचारा की भावना को जो है प्रोत्साहित करना एक व्यक्ति का जो है मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है प्रस्तावना, कहते हैं कि बंधुता जो है, बंधुता में जो है दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, एक तो व्यक्ति को समान जो व्यक्ति का सम्मान है, ठीक है, वो सभी को जो है समान रूप से मिले, और दूसरा है देश की अखंडता, देश की एकता और अखंडता को जो है सुनिश्चित करे। तो ये प्रस्तावना में भी जो है सम्मिलित किया गया और मौलिक कर्तव्यों में भी जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, एकता अखंडता, एकता अखंडता को, ठीक है, एकता अखंडता को सुनिश्चित करना, और व्यक्ति की जो गरिमा है, ठीक है, उसका जो है सम्मान करना। अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो प्रस्तावना, ठीक है, हमने देखा था कि तीन शब्द जो है, तीन शब्दों का जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। वो थे हमने ट्रिक की थी असंध, ठीक है, असंध में जो है स में सामाजिक, समाजवाद हो गया, ठीक है, धार्मिक हो गया, और ऐसे हमारा हो गया अखंडता। ठीक है, तो ये तीनों शब्दों को जो है सम्मिलित किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि पहले जो है प्रस्तावना में संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन में, तो हम जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आगे कुछ तथ्य जो है, तथ्य क्या है कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो 42वें संविधान संशोधन 1976 है, उससे पहले जो है तीन ही शब्दों को जो है सम्मिलित किया गया था। ठीक है, जो भारत की प्रकृति है वो पहले तीन ही शब्दों में जो सम्मिलित की गई थी। क्या क्या, कि भारत संप्रभु था, लोकतांत्रिक था और गणराज्य था। ठीक है, और जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें तीन शब्दों को जो है सम्मिलित किया गया। वो तीन शब्द कौन कौन से थे, वो थे असंध। ठीक है, असंध का मतलब क्या है, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, या फिर पंथ निरपेक्षता। ठीक है, ये जो है तीन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और इन जो तीन शब्द ये जो सम्मिलित किए हैं, और तीन शब्द जो पहले से यानी कि 1950 से 1976 तक तीन शब्द जो है थे, और इनको जो है एक क्रमबद्ध तरीके से जो है याद करना है, और वो क्रम जो है सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि वो क्रम कौन सा है। तो वो क्रम जो है हमने याद रखना है, वो है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, इनको हम इसी क्रम में जो है याद रखेंगे। कौन कौन से क्रम है, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है, इन पांचों शब्दों को जो है सम्मिलित रूप से करेंगे। ठीक है, ये जो प्रकृति है संविधान की, इसको जो है उल्लेखित करता है। ठीक है, कि संविधान की प्रकृति कैसी होगी। तो संविधान की प्रवृत्ति कैसी होगी, एक तो होगी संप्रभु होगा। ठीक है, देश जो है संप्रभु है, किसी भी देश का जो है भारत पर आधिपत्य नहीं है। ठीक है, एक है समाजवादी। ठीक है, भारत एक समाजवादी है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कि चीन में है साम्यवादी। ठीक है, तो सरकार देखो चीन में क्या है कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है या जो अधिकार है वो छीन सकती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भारत में समाजवादी है। साथ में धर्मनिरपेक्ष है, भारत एक सेकुलर देश है। ठीक है, यहाँ पर सभी धर्मों को जो है समान रूप से जो है पालन करने का, ठीक है, वो अधिकार प्राप्त है सभी को, और इनको जो है मौलिक अधिकारों में जो सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। ठीक है, हमने देखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दो प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे गणराज्य हो गया। ठीक है, तो इनमें जो है हमने सभी को जो है पढ़ा है। ठीक है, तो इनको जो है इसी क्रम में याद रखना है, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ठीक है, और गणराज्य। इन सभी को इसी क्रमबद्ध तरीके से जो है हमने याद रखना है। आगे जो है जो प्रस्तावना है उसमें नीचे दिया गया था कि जो 26 नवंबर 1949 है उसमें जो है संविधान के जो है कुछ अनुबंध, कुछ आर्टिकल जो है लागू हो गए थे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल जो है लागू हो गए थे। टोटल 16 आर्टिकल जो है, ठीक है, टोटल टोटल 16 अनुच्छेद है। ठीक है, 16 आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, और बाकी संविधान कब लागू हुआ था, बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। तो इन जो 16 जो अनुच्छेद है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है,
जो नागरिकता के अनुच्छेद है, ठीक है, नागरिकता के कौन कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8, अनुच्छेद 9, इन पांचों अनुच्छेदों को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसको भी जो है नागरिकता को भी जो है ट्रिक के साथ हम कराएंगे, मजा आएगा उस ट्रिक को, ठीक है। आगे एक था आर्टिकल 60, ठीक है, इसमें क्या था कि जो राष्ट्रपति है उसकी शपथ जो है, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ है, ठीक है, आर्टिकल 60, इसको भी जो है 26 नवंबर 1949 को जो है लागू कर दिया गया था। एक आर्टिकल था आर्टिकल 324 है, ठीक है, वो था निर्वाचन आयोग, ठीक है, और आर्टिकल 326, आर्टिकल 325 हमने जो है देख लिए, आर्टिकल 39 भी हमने पीछे देख लिया, ठीक है। और अन्य जो आर्टिकल थे वो कौन कौन से थे, 366 था, 367 था, ठीक है, 379 था, 380 था, 388 था, 391 था, 392 था, 393 था, ठीक है, और 394 था। ये सभी के सभी 16 जो अनुच्छेद है, 16 आर्टिकल है, उनको जो है 26 नवंबर 1949 को जो है लागू कर दिया गया था, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया था। और 26 जनवरी को ही क्यों कर दिया था ये हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक है, कि जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का जो है उसमें जो है 26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के किनारे जो है झंडा फहराया गया था। और जो भारत के संविधान के निर्माण के संप्रभुता के लिए जो है जो आवाज़ उठाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, इसीलिए जो है हम 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, और उसी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा जो हमारी प्रस्तावना है वो समाप्त हो गई। और हमने जो है तीन जो है चैप्टर जो है आज कंप्लीट कर लिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 3 हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले जो 3 चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो यदि आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, और इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।